हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर और ओपी यादव मैथ्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स और स्क्यूनेस पढ़ने वाले हैं, जिससे संबंधित क्वेश्चंस पेज 13 में देखने को मिला। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने अर्थमेटिक मॉड्यूल्स था उसको पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको मीडियन पता है कि कोई भी डाटा सेट है उसका जो मिडिल होता है वो आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बात करें तो ये आपका मीडियन होगा। मीडियन जो है वो डाटा सेट को 50-50% में डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहीं पे बात करेंगे क्वार्टाइल्स की। तो क्वार्टाइल्स जो है वो कोई भी डाटा सेट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि हर एक पार्ट उसका 25% का होता है। हम परसेंटेज से रिलेट करके पढ़ेंगे, हमारे लिए बहुत आसान होगा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे क्वार्टाइल्स दिखाते हैं, तो इस डाटा सेट को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा, एक Q3 होगा, यानी कि जो मीडियन है वो Q2 के बराबर होगा। यहां से आपको क्या मिला कि जो मीडियन है वो Q2 के बराबर होगा। आए समझ में? जब क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो क्वार्टाइल में हर एक पार्ट 25% का होता है, यानी कि यहां से यहां तक 25% होगा, यहां से लेके Q2 तक 50% होगा, यानी कि हर एक पार्ट उसका कितना होगा, 25% होगा। अब हम बात कर लेते हैं डिसाइल्स की। यहाँ पे शार्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। डिसाइल्स में क्या होता है कि हर एक पार्ट जो है वो आपका 10% जो भी आपका डाटा सेट है वो 10 भागों में विभाजित होगा और उसका हर एक पार्ट 10% का होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसी डाटा सेट पे हम डिसाइल्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि आपको कुछ कंक्लूजन निकले। जैसे यहाँ पे D1 हो गया, D2, D3, यहाँ पे D2, D3, D4 और D5। D5 जो है वो आपका मीडियन पे ही पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जो मीडियन है वो Q2 के बराबर है और जो Q2 है वो D5 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप जाएंगे D6, D7, D8, D9, D10। ठीक है, अब जब परसेंटाइल की बात करें तो यहाँ पे P50 पड़ेगा। परसेंटाइल में क्या होता है कि डाटा सेट को 100 बराबर पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और उसका हर एक पार्ट 1% का होता है, तो उसको परसेंटाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे मिडिल में क्या पड़ेगा, P50। P50 यानी कि जो मीडियन होता है वो Q2 के बराबर होता है, D5 के बराबर होता है और P50 के बराबर होता है। आपको यहाँ से ये चीजें मालूम हुई। क्वार्टाइल में आपको Q1, Q2, Q3 निकालना होता है और डिसाइल्स में आपको D1 से लेकर D9 तक निकालना होता है। परसेंटाइल में क्या होता है, P1 से लेकर P99 तक आपको निकालना होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा की बात कर लेते हैं। तो डाटा जो होता है आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप का होता है। एक तो होता है ग्रुप्ड डाटा, एक होता है ग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है अनग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा में आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, इसमें यक्स होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पे 40 से 50 फ्रीक्वेंसी आपका है 7, 50 से 60 फ्रीक्वेंसी दिया है 6, 60 से 70 फ्रीक्वेंसी 3, 70 से 80, 70 से 80 फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिया है 9। ये आपका ग्रुप्ड डाटा के अंतर्गत आता है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। इसके अलग अलग तरीके हैं
क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल निकालने की। अनग्रुप्ड डाटा में क्या दिया है आपको, सीधा ऐसे दिया रहेगा 60, 35, 60, 35, 40, 38, 70, 75, 79, इस तरह से आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया होता है। आया समझ में? ग्रुप डाटा का क्या होता है और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। अब हम एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा मीडियन समझ लेते हैं, मीडियन क्या होता है। उसके बाद हम सीधा डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स की बात करते हैं और लास्ट में इसके वजह से देखते हैं मीडियन। मीडियन में जब अनग्रुप्ड डाटा की बात होती है, जैसे यहाँ पे दिया है 56, 30, 38, 45, 40, 49, 60, इस तरह से अगर कोई डाटा दिया है जो कि अनग्रुप्ड डाटा, इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डाटा दिया है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो 30, 38, इसके बाद आपका 40, 45, 49, 50, 56 और 60, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद जो मिडिल में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका मीडियन होगा। तो टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो जो मिडिल होगा वो आपका 7 + 1 n + 1/2 टर्म, 7 एक 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म आपका मीडियन हो जाएगा जो कि होगा 45। ये तो आप अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालना सीखे। अब बात करें ग्रुप्ड डाटा, तो ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है ध्यान से समझिएगा। मीडियन बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस n/2, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। H क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। ये होता है मीडियन निकालने की फार्मूला। तो मीडियन निकालना तो आपको यहाँ पे नहीं सिखाएंगे, बट हाँ आप समझ जाओगे जब क्वार्टाइल्स में क्वार्टाइल्स निकालोगे, डिसाइल्स में डिसाइल्स निकालोगे, ग्रुप्ड डाटा में इसी फार्मूला के आधार पर हम क्वार्टाइल्स डिसाइल्स निकालेंगे, उस टाइम आप मीडियन भी समझ जाओगे, ठीक है। चलिए अब सीधा हम बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। मैंने अभी आपको बताया कि क्वार्टाइल्स में हर एक पार्ट 25-25% का होता है, ठीक है। यहाँ पे Q1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना होगा 25%, Q2 क्या होगा यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर टोटल 55% होगा, और Q3 जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना होगा 75% होगा, और जो पूरा डाटा है वो 100% होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक फार्मूला लिखा है QK बराबर K ब्रैकेट में n+1/4 टर्म, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में जैसे Q1 निकालते हैं इस फार्मूले से, तो Q1 बराबर क्या होगा K का मतलब 1, n क्या होगा n+1/4 टर्म, ठीक है। Q2 अगर निकालते हैं इस फार्मूले से क्या होगा, K के जगह पे 2 रखोगे, 2 n+1/4 टर्म, ठीक है। Q3 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 ब्रैकेट में n+1/4 टर्म। ये आपको Q1 Q2 Q3 निकलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, आप Q1 को क्या लिख सकते हो, Q1 को तो ये भी लिख सकते हो कि 25% ऑफ n+1 टर्म लिख सकते हो ना। Q2 को आप क्या लिख सकते हो 50% ऑफ n+1 टर्म। Q3 को आप क्या लिख सकते हो 75% ऑफ n+1 टर्म। ये चीजें लिख सकते हो, सीधा हम इसी से इसको परसेंटेज में चेंज कर दिए। इतना चीज आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे Q1 पूछ रहा है तो आप सीधा 25% ऑफ n+1 टर्म निकालोगे, Q2 पूछ रहा है तो 50% ऑफ n+1 टर्म निकालोगे, Q3 पूछ रहा है तो 75
20% ऑफ n प्लस 1th टर्म निकालोगे। अगर आपसे डिसाइल्स में D1 पूछ रहा है तो आपको 10% ऑफ n प्लस 1th टर्म निकालना होगा। D2 पूछ रहा है तो 20% ऑफ n प्लस 1th टर्म निकालना होगा। D3 पूछ रहा है तो 30% ऑफ n प्लस 1th टर्म निकालना होगा। इसी तरह D4 पूछ रहा है तो 40% ऑफ n प्लस 1th टर्म निकालना होगा। D5 पूछ रहा है तो 50% ऑफ n प्लस 1th टर्म निकालना होगा। आया समझ में? इसी तरह परसेंटाइल, जितने परसेंटाइल पूछ रहा है उतने परसेंट ऑफ n प्लस 1th टर्म निकालोगे। तो वो सब बातें हम डिसाइल्स और परसेंटाइल्स में करेंगे। यहाँ पे अभी हम क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है वो होता है Q3 माइनस Q1। क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो क्वार्टाइल डेविएशन बराबर होगा Q3 माइनस Q1 बाई 2 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। ऐसे में सब फार्मूले आपको क्वार्टाइल्स के यहाँ पे लिखा दिए। अब यहाँ पे ये सभी जो फार्मूले सीधा क्वार्टाइल्स निकालने के लिए कर सकते हैं। अब अलग अलग हम एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चंस में क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं वो सिखाते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि Q1, Q2, Q3 फॉर द गिवन डाटा। डाटा आपके सामने है। इसमें से आपको क्या करना है? Q1, Q2 और Q3 निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो भी डाटा सेट दिया है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इसको जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या मिलेगा? 5, सबसे छोटा 5 है। उसके बाद आपको 10 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, फिर 15 मिलेगा, 18 मिलेगा, 20 मिलेगा, 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 40, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 3, 2, 5, 4, 9। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? Q1, Q2 और Q3। आपको पता है n बराबर क्या है? यहाँ पे 9, टोटल 9th टर्म है। ठीक है, n बराबर 9। तो Q1 क्या होगा? 25% ऑफ n प्लस 1। n प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1। तो 10 का 25% क्या होगा? 2.5 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा, यानी कि सेकेंड टर्म प्लस 0.5 इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है? 10 है, प्लस 0.5 थर्ड टर्म यानी कि 12 माइनस 10। 12 में से 10 गया 2, 2 पच्चे 10 यानी कि 1, 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। Q1 का मान आपका क्या मिला? यहाँ पे 11 मिला। इसी तरह आप Q2 निकालोगे। Q2 बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1, 50% ऑफ n प्लस 1। 50% 1/2 होता है, यानी कि n प्लस 1/2। तो n कितना है? 9, 9 1 10, 10/2, 9 1 10, 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म यहाँ पे क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 18। क्या है? 18। यानी कि जो Q2 आया वो आपका क्या आया? 18 आया। Q3 इसी तरह आप निकालोगे। Q3 होता है 75% ऑफ 75 यानी कि 3/4% ऑफ n प्लस 1। n कितना है? 9, 9 यानी कि 9 1 10, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 3 15, 15/2 यानी कि 7.5, यानी कि 7.5 टर्म। सेवंथ टर्म यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है? 25 प्लस 0.5, इन दोनों का डिफरेंस, सेवंथ और एट्थ का डिफरेंस का 0.5। 30 में से 25 गया 5, 5 पच्चे 25, 2.5 यानी कि 27.5 आपको मिल गया Q1, Q2 और Q3। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है जो कि व्हाइट कलर में आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 20, 23, 38, 44, 48, 58 और 69 में लोअर क्वार्टाइल। अब Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, इसके अलावा तो कोई क्वार्टाइल होता नहीं। Q1 को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल और Q3 को बोलते हैं अपर क्वार्टाइल।
तो यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल पूछ रहा है, यानी कि Q1 का मान पूछ रहा है। Q1 बराबर होता है 25% ऑफ n प्लस 1th टर्म। n कितना है? 3, 3 6 1 7, 7 1 8। n कितना है? 7, 7 प्लस 1 8, यानी 25% ऑफ 8th, यानी कि सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है? 23, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23। Q1 का मान हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको Q1 और Q3 का मान निकालना है। डाटा आपके सामने दिया गया है, कौन कौन सा है? 25 है, 48 है, 32 है, 52 है, 21, 64, 29 और 57। तो सबसे पहले आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखते हो। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? 21, उसके बाद क्या है? 25, उसके बाद क्या है? 29, उसके बाद आपका 32 है, इसके बाद 48, उसके बाद 52 है, 57 है, उसके बाद 64 है। कितने टर्म्स हैं? 4 4 8, 8 दिया है, ठीक है। Q1 होता है क्या? 1/4 n प्लस 1 टर्म। n कितना है? 8, 8 1 9, यानी कि 9/4, 9/4, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, 2.25 टर्म। तो यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म आपका 25 है, प्लस 0.25, थर्ड माइनस सेकंड, तो 29 माइनस 25 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4। तो 25 प्लस 0.25 गुणे 4, यानी कि 26। Q1 आपको क्या मिल गया? 26। Q3 आप कैसे निकालोगे? तो Q3 बराबर होता है 3/4 n प्लस 1 टर्म, n प्लस 1 टर्म। तो 3/4 करोगे, n कितना है? यहाँ पे n 8 है, 8 1 9, यानी कि 9 3 27/4, 4 6 24, 3 4 7 28, 4 5 20, 6.75 टर्म। 6 टर्म आपका क्या है? 52, यानी कि 52 प्लस 0.75, सेवंथ माइनस सिक्स्थ। सेवंथ क्या है? आप 57 माइनस 52, 52 प्लस 0.75 इंटू 5, 5 पीछे 25, 5 7 35 2 37, 3.75, यानी कि 55.75 इसका क्या हो जाएगा? Q3। उम्मीद करता हूं आपको Q1 Q2 Q3 ये सब चीजें निकालनी आ गई होगी। अब यहीं पे अगर आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछ लेता तो क्या होता? क्वार्टाइल रेंज पूछ लेता तो क्या होता? तो आप सीधा क्या करते? Q3 माइनस Q1 कर देते। Q3 कितना है? 55.75 माइनस 26, आपको क्या मिल जाता? 0.75, 15 में से 6 गए 9, 4 में से 2 गए 2, 29.75। क्वार्टाइल डेविएशन पूछता तो क्या होता? Q3 माइनस Q1 बटे 2, तो इसका हाफ करते तो क्या मिलता? चौदह 14.875। आगे देखते हैं। अब आ गया आपका Q1 एंड Q3 फॉर द डाटा रिलेटिंग टू एज इन 5 4 3 मेंबर्स इन ए विलेज। ये क्या है? आपका ग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। ग्रुप डाटा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको टेबल रूप में लिख लें, यहाँ पे हमारे लिए आसानी होगी। 20 30 40 50 60 70 80, और यहाँ पे है 361 132 153 140 51 और 3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ध्यान से समझिएगा। इसका हम क्या निकालेंगे? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ मेंबर्स है, और एज इन ईयर यानी कि एक्स इसको मान लेते हैं तो है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले 3 होगा, 3 में 61 जोड़ोगे कितना होगा? 64, 64 में इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 196, 196 में 153 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 349, 349 में 140 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 489, इसके बाद इसमें 51 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 540, इसको ऐड करोगे तो 543, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितना है? 543।
अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे Q1 और Q3 निकालना है। तो Q1 क्या होता है? Q1 होता है n प्लस वन 1/4, यानी 25% ऑफ n प्लस वन। यहाँ पे 1/4 हो गया। n कितना है, कितने नंबर है यहाँ पे? टोटल 543 है प्लस वन, यानी कि 544/4। इसको जब आप करोगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 छंग 24, 136 टर्म। अब आप यहाँ पे 136 टर्म ढूंढोगे। 136 टर्म किस में आएगा? यहाँ पे 64 तक है, यहाँ पर 64 तक है, यहाँ पे 196 तक है, यानी कि जो 136 टर्म है वो इसमें आएगा। जब इसमें आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा, यानी कि Q1 का मान क्या है आपका? 40। अब Q3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे Q3 निकालना है। तो Q3 बराबर होता है, आपको पता होगा, 3/4 n प्लस वन टर्म। 3/4 n कितना है यहाँ पे? n 543 है और प्लस एक 544 हो जाएगा। 4 से इसको यहाँ पे काटोगे तो वही मिलेगा 136। 136 का 3 गुना, है ना? 136 का 3 गुना आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 छक 18, 3 त्रिक 9 10 5 1 3 एकम 3 1 4, 408 टर्म इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 408 टर्म कहाँ पे मिलेगा? 408 टर्म कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे देखो 349 तक है, यहाँ पे 489 तक है, यानी कि जो Q3 होगा वो आपका इसमें मिलेगा। तो Q3 का मान आ जाएगा 60। उम्मीद करता हूं जब आपको इस प्रकार का डाटा दिया रहेगा तो आप Q1, Q2, Q3 प्राप्त कर लेंगे। चलो एक अलग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3 फॉर वेजेज ऑफ द लेबर्स गिवन बिलो। ठीक है, वेजेज दिया है, लेबर्स दिया है। तो चलिए इसको हम टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, यहाँ पे 30 to 32, 32 to 34, 34 to 36, 36 to 38, 38 से 40, 40 से 42, उसके बाद 42 से 44। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दिया है 12, 18, 16, 14, 12, 8, 6। मान लो ए है, एक्स है और ए आपका फ्रिक्वेंसी है, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है। यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12 18 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 10 40 6 46 आएगा, 46 4 50 10 60 आएगा, 4 10 70 2 72 आएगा, 72 8 80 आएगा, 80 6 86 आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? 86। अब सबसे पहले ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है आप यहाँ पे समझ लीजिए। जो क्यू के बराबर होता है एल लोअर लिमिट प्लस के n/4 माइनस cumulative frequency अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। क्या क्या है सब आप समझिएगा। यल जो है वो लोअर बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास की है। एन जो है वो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है, जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? 86। इस क्वेश्चन के लिए 86 है। उसके बाद सी एफ क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास के जस्ट पहले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और एफ है क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और एच क्या है? वो क्लास विड्थ है। ये चीजें आपको समझ में आई। इस क्वेश्चन के लिए n बराबर क्या है? 86। ठीक है, n बराबर 86 है। आप इस फार्मूले में क्या रखोगे? n/4 रखना होगा। इस फार्मूले में आपको n/4 रखना होगा। k का मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि हमको क्वार्टाइल 1 निकालना है। तो n/4 निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, यानी कि 21.5। अब आप यहाँ पे जाके देखो कि 21.5 जो है वो लाइज कहाँ करता है, कहाँ पे है, किस ग्रुप में है, किस क्लास इंटरवल में है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 21.5 यहाँ पे 12 तक है। 12 के बाद आप यहाँ पे देखो 30। ठीक है, यानी कि जो ये 21.5 है वो आपको इस वाले ग्रुप में मिलेगा, इस क्लास इंटरवल में मिलेगा। आया समझ में? सबसे पहले आपको ढूंढना है।
जब आप ये ढूंढ लिए ना तो आपका काम बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे Q1 बराबर लिखोगे यल क्या है यहाँ पे 32 है, प्लस के n/4 आप जो यहाँ पे ये चीजें निकाल लेना यही n/4 है, तो 21.5 माइनस CF क्या है, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल के जस्ट पहले की यानी कि 12 बटे फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 18 हो जाएगा यहाँ पे 18 इंटू एच क्या है 32 2 34 यानी कि हाइट क्या है 2। आया समझ में। Q1 आप इस तरह से निकालोगे यहाँ पे होगा 32 प्लस यहाँ पे देखिएगा 0.5 और 21 में से 12 गए 9, 12 9 21.5 बटे 18 इंटू 2 से इसको काटोगे 2 9 18, इसको आप क्या करोगे 32 प्लस अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे 2 9 18 18 1 19 19 बटे 18 आपको मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे 32 प्लस 18 कम 18.06 के आसपास आएगा, तो 32 से 33.06 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा जो कि होगा Q1। आया समझ में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब आप Q3 निकालेंगे तो आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं Q3 की। Q3 जब आप निकालोगे तो Q3 मैंने बोला हूँ 75%, यानी कि इसका 75% आपको निकालना होगा सबसे पहले। तो 86 इंटू 3/4 निकालोगे तो पहले कितना आएगा 21.5 गुणे 3 कर दोगे इसको, 3 पचे 15 की 5, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 3 दूनी 6 यानी कि 64.5। 64.5 कौन सी क्लास इंटरवल में मिलेगा इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर जो है 60 तक है, इसमें 72 है, यानी कि जो 64.5 है वो इस वाले क्लास इंटरवल में आपको दिखेगा। अब आपको हर एक चीज मिल गई तो सीधा फार्मूले में रखो L कितना है 38 है प्लस के n/4 यानी कि 64.5, यही तो आप निकाले के n/4 64.5। इसके बाद माइनस CF क्या होगा इसके जस्ट पहले वाला यानी कि 60 अपान फ्रीक्वेंसी क्या है फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 12 इंटू एच तो 2 ही है, ठीक है। 38 प्लस 4.5 बाई 12 इंटू 2, तो इसको क्या करोगे तो 4 2 8 1 9 9 बटे 12 यानी कि 38 प्लस 9 बटे 12 3 3 9 3 4 12 38.75 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वार्टाइल्स पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन और है आप तो क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा ध्यान से समझिएगा। Q3 निकालना होगा और Q1 निकालना होगा, तो ये दोनों आप जैसे अभी मैंने निकाल के दिखाया उस तरह से निकालना। उसके बाद डेविएशन के लिए Q3 माइनस Q1/2 कर देना और कोएफिशिएंट के लिए Q3 माइनस Q3 प्लस Q1 का फार्मूला लगा देना, दोनों चीज आपको मिल जाएगी। मैं इसको करा नहीं रहा हूँ, आप लोग इसको करिएगा। ये आपका HW है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए डिसाइल्स की बात करें तो डिसाइल में डेटा सेट का हर एक पार्ट 10% का होता है। यहाँ से यहाँ तक 10% है, यहाँ से यहाँ तक 10% है, मतलब हर जो पार्ट होता है वो 10% का होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मीडियन जो होता है वो Q2 के बराबर होता है, D5 के बराबर होता है और P50 के बराबर होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इससे काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला दिया है dk बराबर k n+1/10। अगर आप D1 निकालोगे, D1 का मतलब क्या हुआ 10% ऑफ n+1, 10% ऑफ n+1 टर्म। D2 निकालोगे तो 20% ऑफ n+1 टर्म। D3 निकालोगे तो 30% ऑफ n+1 टर्म। इसी तरह D9 तक आप निकालोगे तो D9 बराबर होगा 90% ऑफ n+1 टर्म, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन से देखते हैं, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला यूज करोगे तो क्या होगा। तो अगर बात करें D1 की तो D1 बराबर होगा L प्लस
n बाई 10 माइनस CF बटे F इंटू H। सेम उसी तरह का होगा जहां पे हम यहाँ पे n बाई 4 लिख रहे थे, इस डिसाइल्स के केस में n बाई 10 लिखेंगे, यानी कि Kn बाई 10। ठीक है, आप यहाँ पे इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, जहां पे n बाई 4 यानी कि 25, n का 25%, उसके बाद n का 50%, n का 75%, इस तरह से निकालते थे, यहाँ पे रखते थे। इस वाले केस में आपको सीधा जो पूछ रहा हो, अगर D1 पूछ रहा है तो 10% ऑफ n यहाँ पे निकालेंगे, D2 पूछ रहा है तो 20% ऑफ n निकाल के यहाँ पे रखेंगे, D3 पूछ रहा है तो 30% ऑफ n यहाँ पे निकाल रखेंगे। ये आपका ग्रुप डाटा के लिए यूज किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि मैथ में स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं जिनके नंबर इस तरह से हैं। ठीक है, आप यहाँ पे D3, D6, D8 निकालो। ठीक है, तो हम 3 ही निकालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले तो आप इस डाटा, दिए गए डाटा को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 90 हो जाएगा, 92, 95, 77, 77 हुआ क्या, 77 भी बचा है। चलो इसको यहाँ पे हम 77 करते हैं। अब आपका जो हर डाटा को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया गया। अब आपको निकालना है D3। D3 का मतलब होता है 30% ऑफ n प्लस 1th टर्म। सबसे पहले n कितने हैं, कितने नंबर हैं, टोटल कितने टर्म हैं, n का मान क्या है आपका 20। पक्का ना, ध्यान से एक बार फिर से गिन लीजिए। 4, 7 दूनी 8, 4 3 12, 12 3 15, 15 5 20, एकदम सही। तो 3/10 इंटू n कितना है 20, 20 से 21, 21 63, 6 पॉइंट, यानी कि 6.3 टर्म। अब देखो यहाँ पे 6th टर्म क्या होगा, 6th टर्म क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तीसरा 6th टर्म आपका क्या होगा, 70 प्लस 0.3 इंटू 72 माइनस 70, तो 70 प्लस 0.3 इंटू 2 70.6, ये आपका क्या मिल गया, D3। आए समझ में। यहाँ पे ही आपको D6 निकाल लेते हैं। D6 होता है 60% ऑफ n प्लस 1th टर्म, यानी कि 6/10 गुणे n प्लस 1 कितना है, n 20 21, 21 छक्का क्या होगा 12.6। ठीक है, तो 12.6 यानी कि 12th टर्म क्या होगा, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, यानी कि 80 होगा। 80 प्लस 0.6 इंटू 13th टर्म माइनस 12, यानी कि 83 माइनस 80। अब देखो 80 प्लस 0.6, इसमें से इसको घटाओगे 3 आएगा, 3 6 18, यानी कि 81.8। D6 आपको क्या मिल गया, 81.8। इसी तरह आपको D8 निकालकर आंसर को कमेंट करना है। आए समझ में। अब आपको D3, D6, D8 यानी कि कोई भी डिसाइल से निकालने को बोला जाएगा, निकाल लेंगे, इतनी तो उम्मीद हम करते हैं। चलो इसको हम देखते हैं, फाइंड द डिसाइल्स फॉर दिस डाटा। तो D1 निकालना है आपको, D4 निकालना है, 2 ही निकालना है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो ये जो ऑर्डर है पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको सेट करने की जरूरत नहीं। तो आपको D1 निकालना है, कितने टर्म थे आप देखिएगा यहाँ पे, 3 3 6 3 9 1 10, टोटल कितने हैं, n कितना है यहाँ पे 10 है। तो D1 बराबर होगा 10% ऑफ n प्लस 1, यानी कि 10 से कि 11 का 10% क्या होगा 1.1 टर्म। तो पहला टर्म क्या है 22 प्लस 0.1 इंटू 25 माइनस 22, 25 में से 22 गया 3, यानी कि 22.3, इसका आंसर आ जाएगा D1।
D4 के लिए क्या करोगे, 40% ऑफ n प्लस वंथ टर्म, 40% ऑफ n प्लस वंथ टर्म। तो 4/10 गुणे n प्लस वन कितना है, n कितना है 10, 10 एक 11, 11 चौक 44 यानी कि 4.4 टर्म। फोर्थ टर्म क्या है आपका 33 प्लस 0.4 इंटू 35 माइनस 33, तो 35 में से 33 गया 2 चौक 8 यानी कि 33.8। D4 आपका क्या आएगा 33.8। तो ये आपको थर्ड डेसाइल निकालना है यानी कि D3 निकालना है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेट डिसाइल्स थर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। अब यहाँ पे आपको थर्ड डिसाइल यानी कि D3 निकालना है। क्या निकालना है D3। चलिए सबसे पहले इसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 15 15 5 20 20 40 40 20 60 60 10 70 2 72 8 80 5 85 3 88 यानी कि जो टोटल n आया वो क्या आया आपका 88। D3 निकालना है यानी कि 30% निकालना है, यानी कि इसका 30%, n का 30% निकालोगे 88 का 30% यानी कि 3/10, 3 8 24, 3 8 24 26.4 आया। अब आप जाके देखिएगा 26.4 किस क्लास इंटरवल में पड़ता है। भाई यहां तक तो 15 पड़ा, यहाँ पे 40 है, यानी कि जो ये पड़ेगा ये इस वाले क्लास में पड़ेगा। अब आपको हर एक चीज पता चल गया। तो D3 बराबर क्या होगा, होगा L का मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी 20 प्लस यहाँ पे जो आप यहाँ पे निकाले हो 26.4, तो 26.4 माइनस, ठीक है ना, माइनस इसके जस्ट पहले वाला, चेंज कर लेते हैं कलर, 40 के जस्ट पहले वाला क्या है 15 बटे फ्रीक्वेंसी कितना है 25 इंटू हाइट क्या है 10। इसको आपको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 धन 26 में से 15 गया 11 बटे 25 गुणे 10। जब इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे होगा 20 प्लस 114 बटे 25। इसको सॉल्व करोगे 25 चौका 100, 20 प्लस 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, यानी कि 24.56 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। D3 जो है वो 24.56 आ जाएगा। जब आप यहाँ पे D5 निकालते हो, D5 निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। जब आप D5 निकालते हो तो उस केस में क्या करोगे ध्यान से समझिएगा। D5 यहाँ पे हम निकालेंगे। D5 का मतलब क्या हुआ कि जो n आया इसका हमको 50% निकालना है, तो 88 का 50% आपको क्या मिलेगा 44। अब आप चेक करो कि जो 44 है वो कौन से क्लास इंटरवल में है। तो यहां तक तो 40 था, यानी कि जो 44 है वो आपको इस क्लास इंटरवल में मिलेगा। अब आपको हर एक चीज मिल गई। L कितना है आपका 30 है, प्लस यहां पे जो आप निकाले हो 44 वो आपको यहां पे रखना है 44 माइनस 60 से जस्ट पहले आपका क्या है 40 बटे फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 20 इंटू जो विड्थ है क्लास इंटरवल की वो कितनी है 10। तो आपको मिल जाएगा 30 प्लस 4 बटे 20 इंटू 10 यानी कि 32। जो D5 आएगा वो 32 आएगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स समझ चुके हैं। इसके बाद हम परसेंटाइल देखेंगे और स्क्यूनेस देखेंगे। अब हम बात करते हैं परसेंटाइल की। ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाटा सेट है, अगर उसको हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसका हर एक पार्ट परसेंटाइल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डाटा सेट है, तो ये आपका P1 होगा, ये P2 होगा, ये P3 होगा, ये P4 होगा,
यानी कि यहां से लेके यहां तक 1% होगा, यहां से यहां तक 1% होगा, हर एक पार्ट 1-1% का होगा। यहां से लेके यहां तक 2% होगा P2 तक। तो इस तरह से आपको बीच में एकदम मिडिल में मिलेगा P50। P50 P50 जो है ये मीडियन के बराबर होगा। P50 जो है वो मीडियन के बराबर होगा। और अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो Q2 जो है वो मीडियन के बराबर होगा। डिसाइल में D5 जो है वो मीडियन के बराबर होगा। तो ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा परसेंटाइल और परसेंट में क्या डिफरेंस होता है। मॉक में आप यहां पे देखिएगा, आपको परसेंटाइल दिख रहा होगा और यहां पे मार्क्स दिख रहा है। परसेंटाइल का मतलब हुआ, मान लीजिए 90 परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल का मतलब हुआ कि आपसे जो है 90% बच्चे आपसे कम नंबर पाए हैं, केवल 10% बच्चे आपसे अधिक नंबर पाए हैं। एक परसेंटाइल का मतलब हुआ। अब परसेंट की बात करें तो 150/200 इंटू 100 करके प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 करके परसेंटाइल निकालते हैं। तो 2×7=14, 2×7=14, 2×5=10, 77% नंबर में पाया हूं। जबकि परसेंटाइल की बात करें तो 90.48 परसेंटाइल यहाँ पे है। तो आप लोग समझ चुके होंगे परसेंटाइल और परसेंट में क्या अंतर है। अब परसेंटाइल में अगर हम बात करें P1 का, तो P1 का मतलब हुआ 1% ऑफ n प्लस 1th टर्म। P15 की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा 15 n प्लस 1/100 टर्म, या फिर आप इसको मिला के आप 15% ऑफ n प्लस 1th टर्म भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से कोई भी परसेंटाइल आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं। जैसे P70 की बात करें तो 70% ऑफ n प्लस 1th टर्म। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द 75 परसेंटाइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। डाटा सेट आपको दिया हुआ है। सबसे पहले डाटा सेट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटा आपका 12 है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद आपका 20 है, 22 है, 25 है, 28 है और 30 है। टोटल कितने नंबर हैं, n बराबर कितना है, 4 4 8, n बराबर 8 है। तो आपको P75 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 75% ऑफ n प्लस 1। 75 का मतलब होता है 3/4 इंटू n कितना है 8, 8 एक 9, यानी कि 9 3 27, 27/4, 4 6 24, 4 7 28, 6.75 टर्म। सिक्स्थ टर्म आपको पता है, सिक्स्थ टर्म 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 लिखोगे प्लस 0.75 इंटू 7th टर्म माइनस 6th टर्म आपको करना है। तो 25 प्लस 0.75, 7th टर्म क्या है यहाँ पे 28 है, 28 में से 25 घटाओगे तो 3 आएगा। 25 प्लस 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22, 2.25, 25 2 27, 27.25, इसका आंसर आ जाएगा आपका P75 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 10 है, कितने 10 है, 2 10 है। उसके बाद 20 है, 20 है, 30 है, 30 है, इसके बाद 50 है और 70 है, 50 है और 70 है। कितने टर्म है टोटल, 4 4 8, 4 4 8, एकदम सही। n बराबर कितना है आपका 8। P75 निकालना है। P75 का मतलब क्या हुआ, 75% ऑफ n प्लस 1। 75 का मतलब 3/4 इंटू n कितना है 8, 8 एक 9, 9 3 27, 27/4, यानी कि 6.75। सिक्स्थ टर्म क्या है यहाँ पे 30 प्लस 0.75 इंटू 7th टर्म माइनस 6th टर्म। 30 में से 30 घटाओगे तो 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। P20 यहां से निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डाटा जो दिया है इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है
सबसे छोटा मुझे दिख रहा है 70, उसके बाद 76, उसके बाद आपका है 80, 80 के बाद 85, 85 कितने हैं यहाँ पे 3 है, 85 के बाद आपका यहाँ पे आएगा 95, 95, 96, 100 और 108। कितने टर्म है टोटल? 4, 4 4 8 2 10। n का मान कितना है आपका 10। तो P20 हो जाएगा आपका 20%, 20% का मतलब 1/5, 20%, 20% का मतलब 1/5 ऑफ n प्लस 1, 10 एक 11, 11 एकदम 11/5 यानी कि 5 दूना 10, 2.2। तो सेकंड टर्म आपका क्या है 76 प्लस 0.2, 80 माइनस 76 करोगे कितना आएगा 4, 76 प्लस 0.8 यानी कि 76.8। इसका आंसर क्या आ जाएगा परसेंटाइल 20 का जो आंसर आएगा वो आएगा 76.8। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ग्रुप्ड डाटा आ गया। ग्रुप्ड डाटा में सबसे पहले आपको क्या निकालना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप निकालोगे CF। 3, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15 में 18 जोड़ोगे 33, 33 में 12 जोड़ोगे 33 तो 35 10 45, 45 और 3 कितना आएगा 48। टोटल n क्या आया यहाँ पे? n क्या आया यहाँ पे 48। क्या निकालना है P70, P70। तो P70 निकालने के लिए क्या करोगे आप 70% ऑफ n प्लस 1 टर्म, 7/10 गुड़े n कितना है 48 एक 49, तो 9 7 63 की 3 हासिल 6, 7 चौक 28 6 33 यानी कि 33.3। 33.3 आप जाओ देखो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिएगा 33 है, 0.3 आ रहा है, इसका मतलब इस वाले में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका P70 यानी कि परसेंटाइल 70 जो आया वो आपका आया 13। क्या आया 13। आंसर जो होगा वो आपका होगा 13। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कैलकुलेट परसेंटाइल P20 फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप डाटा के लिए जब आपका क्लास इंटरवल दिया हो उस केस में जो फार्मूला होगा पी के बराबर होगा एल प्लस एन के अपान 100 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। ओके, चलिए अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सी एफ निकालना होगा। तो यहाँ पे 15 5 20 20 20 40 20 60 10 70 2 72 8 80 5 85 3 88। टोटल n क्या आया आपका 88 आया। n क्या आया 88 आया। अब आपको इसका निकालना है आपका 20%। ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल 20 निकालना है तो इसका 20% निकालोगे यानी 1/5, तो 80/5 करोगे या फिर इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करके 1 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो 70.6 आएगा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके कि 70.6 किस क्लास इंटरवल में पड़ेगा। यहाँ तक तो 15 है, तो इसका मतलब 40 वाले में आपको 17.6 मिलेगा। ये आपका क्लास इंटरवल जो है वो परसेंटाइल क्लास इंटरवल होगा। इसके लिए आपको सब डाटा मिल गया। अब सीधा आप फार्मूले में रखो और आंसर निकालो। चलिए देखते हैं। एल कितना है, एल जो है आपका 20 है, प्लस एन के अपान 100 जो ये आप निकाले हैं 17.6 यही है। एन के अपान 100 70.6 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लास इंटरवल वाले के जस्ट पहले वाला लिया जाएगा, यहाँ पे 15 होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 25 है, 25 इंटू एच क्या है आपका 10 है। सॉल्व कर दो इसको 20 प्लस यहाँ पे 17 में से 15 गया 2.6 अपान 25 इंटू 10 करोगे तो 20 प्लस 26/25, 25 एक कम 25, 5 के 1.04, 20 यानी कि 21.04, 21.04 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा दोनों का परसेंटाइल निकालना
समझ चुके हैं? स्क्यूनेस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। स्क्यूनेस का मतलब होता है तिरछापन, ठीक है। यदि किसी डाटा का मीन, मीडियन और मोड तीनों अगर बराबर हैं, तो वो जो डाटा होगा उसका जो स्क्यूनेस होगा वो सिमेट्रिक होगा। जब मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर नहीं है, तो उस केस में स्क्यूनेस क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। जो डाटा होता है वो एसिमेट्रिक होता है। यहाँ पे आप तीन ग्राफ देखेंगे, एक है जीरो स्क्यू, दूसरा है पॉजिटिव स्क्यू, तीसरा है निगेटिव स्क्यू। इन तीनों में क्या अंतर है, ध्यान से समझिएगा। देखो, जीरो स्क्यूनेस में मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर हैं, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक होगा। स्क्यूनेस यहाँ पे जो है वो एकदम जीरो है, कोई स्क्यूनेस नहीं है, सिमेट्रिक है। जिस जैसा शेप ग्राफ का इस साइड है वैसा ही सेम से दूसरे साइड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस का। पॉजिटिव स्क्यूनेस को आप राइट स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्राफ है ना, उसका टेल जो है वो राइट साइड झुका हुआ है, बढ़ा हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसमें क्या है, मीन जो है वो बड़ा है, मीन जो है वो बड़ा है, और सबसे छोटा क्या है, आपका मोड है। सबसे छोटा मोड है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। यानी कि मोड जो है वो सबसे छोटा है, उसके मोड से बड़ा मीडियन है, मीडियन से बड़ा मीन है, मीन सबसे बड़ा है। मीन जो है वो राइट साइड में है। इसके बाद निगेटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, निगेटिव स्क्यूनेस में मीन जो होता है वो छोटा होता है, मीन छोटा होता है, उसके बाद मीडियन होता है, और सबसे बड़ा जो होता है यहाँ पे मोड होता है। ये आपका निगेटिव स्क्यूनेस है। इसको आप लेफ्ट साइड स्क्यूनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्राफ का टेल है ना, वो लेफ्ट साइड जो है आपका बढ़ा हुआ है, लेफ्ट साइड झुका हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। आए समझ में? अब निगेटिव स्क्यूनेस में जो स्क्यूनेस होता है ना, सॉरी, पॉजिटिव स्क्यूनेस में जो स्क्यूनेस होता है वो जीरो से बड़ा होता है, और इसमें जो है निगेटिव स्क्यूनेस में स्क्यूनेस जो होता है वो जीरो से छोटा होता है, और यहाँ पे जीरो स्क्यूनेस में स्क्यूनेस क्या होता है, जीरो होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं स्क्यूनेस को मापने के तरीके। तो स्क्यूनेस मापने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक है आपका कार्ल पियर्सन। तो कार्ल पियर्सन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम तीन टाइप के स्क्यूनेस को मेजर्स करने के तरीकों को देखेंगे। पहला है कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, दूसरा है बाउलीज मेथड, और तीसरा है किल्लीज मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन को तो हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें बाउली स्क्यूनेस की, तो बाउली स्क्यूनेस फार्मूला जो होता है वो होता है क्वार्टाइल पे बेस्ड, जिसमें Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, ये आपका है बाउलिच स्क्यूनेस फार्मूला। इसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे केलीज मेथड जो है, केलीज मेथड में जो फार्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, D9 प्लस D1 माइनस 2D5 अपॉन D9 माइनस D1। तो यहाँ पे केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ डिसाइड, यानी कि D1, D5 और D9, ये आपको दिया है कितना है, 3, ये आपका 10 है, ये आपका 16 है। तो आपको केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, SK निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला आपके सामने यहाँ पे दिया है, D9 मतलब 16 प्लस D1 मतलब 3 माइनस 2 इंटू D5 का मतलब 10 अपान D9 माइनस D1 16 माइनस 3। सॉल्व करोगे 16 3 19, 19 माइनस 20 मतलब माइनस 1 अपान 16 में से 3 गया 13, तो -1 अपान 13 इसका राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप बॉलीज स्क्यूनेस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे Q3 Q1 Q2 इन सब का वैल्यू निकाल करके, चाहे ग्रुप डाटा हो अनग्रुप डाटा हो, आप सब चीज निकालना सीख चुके हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल से कार्ल पियर्सन मेथड के बारे में। देखो, कार्ल पियर्सन मेथड में जो स्क्यूनेस का फार्मूला होता है मीन
माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब इस मोड के स्थान पे आप इस फार्मूले को यूज करोगे तो आपको एक और फार्मूला मिलेगा स्क्यूनेस का, जो कि आपके सामने यहाँ पे है। स्क्यूनेस बराबर 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन मेथड में जो स्क्यूनेस का वैल्यू होता है, मान होता है, वो -3 से लेके +3 तक होता है। -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा। आया समझ में? इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। ये फार्मूले याद रहे, बस सिंपल था। एक मेन फार्मूला आपका यही है, स्क्यूनेस बराबर मीन माइनस मोड अपॉन एसटी। चलिए अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है वो 107 है एंड मोड जो है वो 143 है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 75। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो आपको पता है स्क्यूनेस बराबर क्या होता है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन आपको दिया है 107 माइनस मोड कितना है 143 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 75। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा आपका -36 अपॉन 75। 3 से आप काटोगे -12 अपॉन 25, गुणे 4 कर दो तो 12 से 48 -0.48। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर नीचे जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, -48। आया समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं। मीन दिया है आपका 75 और मीडियन आपको दिया है 70। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो दिया है आपका वो आपको दिया है 0.6। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या होगा? तो आपको पता है एसकेपी जो होता है वो होता है 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे स्क्यूनेस आपको 0.6 दिया है, 3 मीन क्या दिया है 75 माइनस मीडियन क्या दिया है 70 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है। ठीक है, 3 एकम 3 दूना 6 0.2 यहाँ पे हो जाएगा। 75 से 70 गया तो यहाँ पे आएगा 5 अपॉन एस डी इंटू 0.2। स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा 5 अपॉन 0.2। इसको 50 करोगे, इसको 2 बनेगा तो 25 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 25। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक वितरण का जो माध्य है, माध्य मतलब मीन, वो आपको दिया है 28 और मीडियन दिया है आपका 25। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपको 10। तो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस बताना है क्या होगा। यहाँ पे एसकेपी बराबर क्या होगा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 हो गया, मीन कितना है यहाँ पे 28 माइनस मीडियन कितना है 25 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10। तो 3 इंटू 3 अपॉन 10 यानी कि 0.9 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।